15 साल की उम्र में मेरी शादी एक अमीर रईस से हो गई। शादी के फौरन बाद वह मुझे शहर लेकर चला गया। वहाँ एक बहुत बड़ी हवेली थी जहाँ कोई नहीं रहता था। अगले दिन शौहर ने घर पर पार्टी रखी और मुझे कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद कोई होश न रहा, और जब होश आया तो मेरे जिस्म पर निशान थे और जिस्म दर्द कर रहा था। और फिर रोजाना पार्टी होने लगी और रोजाना मेरे साथ ऐसा होने लगा। एक दिन मैंने कुछ न पिया और बेहोश होने का ड्रामा किया। जैसे ही मेरा शौहर मुझे कमरे में ले गया, तौबा तौबा, मेरे साथ जो कुछ हुआ उसे सुनकर आपकी रूह तक लर्ज जाएगी। दौलत कभी इंसान को खुशी फराहम नहीं कर सकती, लेकिन हम इंसान दौलत को ही अपना बुत बना बैठे हैं, उसकी पूजा करते रहते हैं और खुद से जुड़े अनमोल रिश्तों का एहसास भी नहीं करते। हमेशा की तरह आज भी हवेली में पार्टी अपने आरोज पर थी। मेरी शादी को 15 दिन होने वाले थे और इन 15 दिनों में हर रात ही हमारे हवेली में पार्टी होती रहती थी। मेरा शौहर शहर का एक बहुत बड़ा रईस और सारे ही अमीर लोग इस पार्टी में शरीक होने आते थे। मेरा शौहर हर रात पार्टी में मुझको कोल्ड ड्रिंक का गिलास पीने के लिए देता, जिसे पीने के बाद मुझे होश न रहता। लेकिन आज मैंने कोल्ड ड्रिंक का गिलास सिर्फ पकड़ रखा था, उसे पीने की जहमत नहीं की थी। कहीं न कहीं मेरे दिल में यह बात बैठ चुकी थी कि कोल्ड ड्रिंक के गिलास में कोई ना कोई ऐसी बात थी जिसको पीने के बाद मुझे कुछ भी याद नहीं होता था। मेरा अमीर खबीर शौहर फलक ने हमेशा की तरह गिलास आज की रात भी खुला कर मेरे हाथ में पकड़ाया था। मैंने मुस्कुराकर गिलास तो पकड़ लिया, लेकिन मौका मिलते ही स्विमिंग पूल के अंदर सारी कोल्ड ड्रिंक को पलट दिया। सभी पार्टी की रंगीनियों में मसरूफ थे और किसी ने भी इस बात को नोट नहीं किया था। मैं दोबारा से अपनी जगह पर खामोश हो गई। कोल्ड ड्रिंक का गिलास खाली देखते ही फलक मेरे करीब आया और मैंने जानबूझकर अपनी आंखें बंद कर ली। फलक ने फौरन ही अपनी बाहों में मुझे थाम लिया था और वह मुझे आवाजें दे रहा था, लेकिन मैंने अपनी आंखें न खोली और जानबूझकर बेहोश होने का नाटक किया। थोड़ी देर तक फलक ने मेरा चेहरा थपथपाया और उसके बाद मुझे गोदी में उठाकर कमरे तक ले आया। फलक ने मुझे बिस्तर पर लेटाया और मेरे ऊपर चादर डाल दी। कमरे की लाइट बंद करते हुए वह वापस बाहर चला गया और मैं आंखें बंद करके यही सोच रही थी कि फलक तो मेरे बेहोश होने पर परेशान हो गया था, तो फिर मैं बेहोश क्यों और कैसे होती थी। मैं सुकून से आंखें बंद करके बिस्तर पर पड़ी थी कि उसके बाद जो कुछ मेरे साथ हुआ, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि जिंदगी में मुझे कभी ऐसी भी कोई रात देखनी पड़ेगी। फलक के जाने के कुछ देर बाद ही कमरे में एक साया दाखिल हुआ था, जिसे मैं अच्छी तरह पहचानती थी। वह साया धीरे धीरे करीब आते ही वह मेरे बिल्कुल पास आ गया था और मेरे हलक से एक जोरदार चीख बरामद हुई, क्योंकि उस आने वाले शख्स ने मेरे साथ, मेरा नाम नायरा था और मेरा ताल्लुक एक गांव से है। शादी के 5वें दिन फलक ने मुझे गांव से शहर लेकर आया था। शहर पहुंचते ही फलक ने मुझे बता दिया था कि आज रात हवेली में एक बहुत बड़ी पार्टी है, जिसमें शहर के अमीर खबीर लोग शिरकत करेंगे। फलक के कहने पर मैं पूरी तरह सोच समझ कर तैयार हो गई थी। वह चाहते थे कि हर कोई देखे उनकी पसंद कितनी लाजवाब है। उस वक्त तक मैं उस बात से बेखबर थी कि शहरी पार्टियां कैसी होती हैं। मैं तैयार होकर फलक के सामने आई तो वह बेखुद होकर मुझे देखने लगे और मेरे माथे पर अपने होंठ रखते हुए कहने लगे, आज तो हर कोई तुम पर फिदा हो जाएगा। फलक की यह बात मुझे कुछ अजीब लगी थी। वो कह रहे थे कि मेरे दोस्त तो अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पाएंगे, मेरी बीवी का हुस्न उन्हें जलाकर राख कर देगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि फलक या किस तरह की बातें कर रहे हैं। रात होते ही हवेली के पिछले हिस्से में बने पुल पर रोशनी पूरी तरह से जगमगा रही थी और पार्टी पूरी जोरों पर थी। हर कोई अपने ही धुन में मगन था। मैं चुपचाप एक ही कोने में खड़ी थी, क्योंकि मेरे लिए यह माहौल बिल्कुल ही अलग था। मैं 5 दिन पहले ही अपने गांव से आई थी और शहरी जिंदगी में अभी तक अपनी जगह नहीं बना पाई थी। यह पार्टी तो मेरे लिए बिल्कुल ही अलग थी। नायरा, तुम यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? यह पार्टी तुम्हारे लिए ही तो रखी गई है और तुम हो कि किसी से बात तक नहीं कर रही हो। मेरा शौहर फलक मेरे पास चलता हुआ आया और उसके हाथ में कोल्ड ड्रिंक का एक गिलास था। वह मेरे तरफ बढ़ते हुए असरार करने लगा कि मैं सबसे मिलूं। अगर मैं इस तरह चुपचाप खड़ी रहूंगी तो उसके दोस्त पता नहीं क्या सोचेंगे। फलक की बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक थी, लेकिन यह दुनिया मेरे लिए इतनी अलग थी कि मुझे अपने आप को खड़े होना मुश्किल लग रहा था। नईम बरहाना लिबास में मौजूद औरतें मर्दों के हाथ में हाथ डाले न जाने कौन सी खुशखबरी मसरूफ थी। पता ही नहीं चल रहा था कि कौन सी औरत किस मर्द के साथ है। कई औरतों को तो
मैंने फलक के साथ बगल गिर होते भी देखा था। मैंने फलक के हाथ से कोल्ड ड्रिंक का गिलास लेकर मैं खामोशी से कोल्ड ड्रिंक लेकर पीने लगी। मुझे दूसरी औरतों का फलक के साथ करीब होना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। फलक खुद ही जबरदस्ती मेरा हाथ पकड़कर मुझे सबसे मिलवाने लगा। फलक के दोस्त बड़ी बेशर्मी से मुझसे हाथ मिला रहे थे, तो कोई मेरे इस कदर करीब आ रहा था कि मेरे लिए सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। नायरा भाभी तो बहुत ही कम उम्र और हसीन है। फलक, तुम तो गांव जाकर सचमुच नायरा जैसी खूबसूरत लड़की को ढूंढ लाए हो। फलक के दोस्त ने बड़ी बेबाकी से तारीफ की थी, जिसे मैं सुनकर मैं शर्म से पानी पानी हो गई थी। आज तक गांव में किसी गैर मर्द ने मेरी तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखा था, ना ही मैंने आज तक कभी किसी गैर मर्द की गुर्बत को महसूस किया था। लेकिन इस पार्टी में तो हर दूसरा शख्स मेरे बिल्कुल करीब आ रहा था। सब मेरे और फलक के साथ खड़े होकर तस्वीर खिंचवा रहे थे। फलक के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, जबकि मेरे चेहरे पर दुनिया भर की बेजारगी छाई हुई थी। फलक मेरा हाथ पकड़कर मुझे सारी पार्टी में यहाँ से वहाँ लोगों से मिलवा रहे थे और मैं बहुत मुश्किल से उनका साथ निभाती रही। फलक के दोस्तों की नज़रें मेरे जिस्म को चीरती हुई महसूस हो रही थी। मैंने पूरा लिबास पहना हुआ था, लेकिन फिर भी बार बार मैं अपने दुपट्टे को पूरी तरह से ठीक कर रही थी। फलक का दोस्त रमेश बहाने बहाने से मुझसे बात करने की कोशिश कर रहा था। हैरत तो मुझे फलक पर हो रही थी, जैसे इन सब बातों पर कोई एतराज ही नहीं था। शायद उसके लिए यह सब आम बात थी। मेरा शौहर फलक शहर का एक बहुत बड़ा रईस था, जो हमारे गांव में अपने दोस्त की शादी में शिरकत के लिए आया था। फलक का दोस्त गांव के चौधरी का बेटा था और मैं उसकी हवेली में शादी की तैयारियों के लिए बुलवाई गई थी। मेरी और फलक की पहली मुलाकात हवेली में ही हुई थी। फलक की नज़रें सारा वक्त मुझे ही देखती रहती थी। 15 साल की उम्र में ही मैं बहुत हसीन हो चुकी थी और अपनी उम्र से ज़्यादा जवान नजर आती थी। वह मेरी खूबसूरती से पूरी तरह मुतासिर हो गया था और छोटे चौधरी के शादी के बाद अचानक ही उसने मेरे बाप से मेरा हाथ मांग लिया। मेरे बाप को यकीन ही नहीं आ रहा था कि शहर का इतना बड़ा रईस उनकी 15 साल की बेटी से शादी करना चाहता है। लेकिन फलक ने मेरे अब्बा को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाया था। अब्बा ने बिना कुछ सोचे समझे ही मेरा और फलक का रिश्ता तय कर दिया था। 2 दिन के अंदर ही अंदर फलक ने मुझसे शादी की और मुझे अपने साथ शहर ले आया। शहर में फलक की बहुत बड़ी हवेली थी, जहां मैं और फलक अकेले रहते थे। हमारी शादी को आज 5वां दिन था और शादी की खुशी में ही फलक ने यह पार्टी रखी थी। मैं उस पार्टी में पूरी तरह खुद को अनफिट महसूस कर रही थी। यह लोग और यह दुनिया मेरी दुनिया से बहुत मुख्तलिफ थे। मैंने गांव की सादा सी जिंदगी देख रखी थी, जहां औरतों का दूसरा नाम सिर्फ और सिर्फ हया था। शायद इसीलिए उस पार्टी में मेरा दम घुटने लगा था। हल्की आवाज़ में मौसीकी चल रही थी। खाने के बाद थोड़ी ही देर में मर्द औरतों के हाथ में हाथ डालकर रस्क करने लगे थे। इतनी बेहयाई देखकर मुझे घबराहट हो रही थी। मैं एक कोने में खड़े होकर जल्दी जल्दी कोल्ड ड्रिंक पीने लगी। मैं इस रस्क की महफिल का हिस्सा किसी सूरत नहीं बनना चाहती थी। रमेश ने मुझे 1-2 दफ़ा मुझे रस्क के लिए दावत दी, लेकिन मैंने साफ इनकार कर दिया। मुझे अपने शौहर का यह दोस्त बिल्कुल पसंद नहीं आया था, जो बहाने बहाने से मुझे बात करने के मौके तलाश कर रहा था। कोल्ड ड्रिंक का गिलास जैसे ही खत्म हुआ, उसके बाद मुझे कुछ होश ना रहा। आखिरी मंजर जो मुझे याद आया था, मैंने अपने शौहर को अपने करीब आते देखा था। जब मुझे सुबह होश आया तो मैं अपने कमरे में बिस्तर पर पड़ी हुई थी और सारा मेरा बदन टूट रहा था। सूरज की किरणें खिड़की से छन छन कर मेरे चेहरे पर पड़ रही थी। सर में दर्द की शदीद लहरें उठती महसूस हो रही थी। बहुत मुश्किल से मैं बिस्तर से उठकर बैठी। फलक कमरे में मौजूद ही नहीं था। मैं शावर लेने के लिए जैसे ही बाथरूम में गई तो मैं हैरान रह गई। मेरे सारे जिस्म पर निशान मौजूद थे। मैं अजीब कसमकस का शिकार हो गई थी, क्योंकि मुझे रात की कोई बात याद नहीं आई थी। मैं शावर लेकर तैयार होकर बाहर निकल आई थी। फलक कमरे में आ चुके थे और उनके हाथ में चाय का कप और अखबार था। मुझे देखती हुए मुस्कुरा उठे और कहने लगे कि तुम इस कदर थक गई थी कि कमरे में आते ही सो गई। फलक की बात ने मुझे चौंका दिया था, क्योंकि मुझे याद भी नहीं था कि कमरे में कब और कैसे आई थी। पहले मैंने सोचा कि फलक से अपने जिस्म पर पड़े निशानों का सवाल करूं, लेकिन फिर न जाने क्यों मैं खामोश हो गई। पहला ख्याल मुझे यही आया कि शायद फलक अपने जज्बात पर काबू नहीं रख सके और उसी वजह से मेरा यह हाल हुआ है। मैं नाश्ता करने के लिए ड्राइंग रूम में आ गई थी और हवेली में गिनती के मुलाजिम थे, जो खामोशी से अपने कामों में मगन रहते थे।
कई दफ़ा मैंने एक बड़ी उम्र के मुलाजिमा से बात करने की कोशिश की थी, लेकिन वह हमेशा मुतासिर सा जवाब देकर मुझसे ऐसे दूर भागती जैसे मुझसे बात करना कोई गुनाह हो। फलक ने भी मुझे सख्ती से मना किया था कि मैं हवेली में किसी मुलाजिमा के साथ फ्री ना हो, वरना यह लोग काम नहीं करेंगे बल्कि मेरी नरमी का और मोहब्बत का फ़ायदा उठाएंगे। नाश्ता करने के बाद मैं यहाँ से वहाँ हवेली में टहलने लगी थी। फलक ने चाय पीने के फ़ौरन बाद ही काम के लिए निकल गए थे। मैं सारा दिन फारिग रहती थी क्योंकि मेरे पास करने के लिए कोई काम नहीं रहता था। फलक ने जाते जाते मुझसे कह दिया था कि आज रात को फिर पार्टी है और कुछ पुराने और कुछ नए मेहमान आएंगे। फलक की बात सुनकर मैं हैरान रह गई थी कि कल ही रात को इतनी बड़ी पार्टी हुई है और अभी उसकी थकान नहीं उतरी है कि फलक ने दोबारा पार्टी की खबर सुना दी। पहली पार्टी का तजुर्बा इतना भयंकर था कि दोबारा पार्टी के नाम पर ही मेरी तबीयत खराब होने लगी थी, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपने शौहर को मना करती। इसीलिए थोड़ी देर टहलने के बाद कमरे में वापस आ गई। मैंने एक सादा सा जोड़ा पार्टी के लिए निकाला। मैं दोबारा इतना जर्क वर्क लिबास पहनकर तैयार नहीं होना चाहती थी क्योंकि पार्टी में मौजूद मर्दों की निगाहों ने मुझे पहले ही परेशान कर दिया था। शाम को फलक जब काम से लौटकर घर आए तो इतना सादा सा लिबास देखकर नाराज़ हो गए और कहने लगे, तुम इतनी खूबसूरत और प्यारी हो, कोई सुर्ख रंग का जोड़ा निकालो और अच्छी तरह तैयार हो जाओ। मैं नहीं चाहता कि लोग बातें बनाएं कि फलक ने अपनी बीबी को खुश नहीं रखता। मेरे पास रुपये पैसे की कोई कमी नहीं है, तो तुम्हें सजने संवरने पर क्यों एतराज़ है। फलक ने खुद ही एक सुर्ख रंग का जोड़ा निकाल कर मेरे आगे रख दिया जिसके बाजू भी नहीं थे। मैं ऐसा जोड़ा देखकर ही शर्मिंदा हो गई थी। मैं कैसे बगैर बाजू और बगैर दुपट्टा के लिबास पहन सकती थी। मैंने एक नज़र फलक के चेहरे पर डाली जहाँ नाराज़गी छाई हुई थी। फलक को नाराज़ करना मेरे बस में नहीं था, इसलिए मजबूरन ये बेहुदा लिबास पहन लिया। उस लिबास को पहनने के बावजूद भी मुझे अपने आप पर बरहाना ही महसूस हो रहा था। पार्टी एक दफ़ा फिर शुरू हो चुकी थी और इस बार तो हर एक की नज़रें मेरे वजूद पर जमी हुई थी। मेरी गोरी रंगत उस सुर्ख जोड़े में पूरी तरह दमक रही थी। मैं पूरी तरह अपने हुस्न से सबको घायल कर रही थी और हर कोई मुझे सराहने में मसरूफ़ था, लेकिन मेरे लिए ये शर्म की बात थी। आज फलक बहुत ज़्यादा खुश था और खुशी खुशी अपने दोस्तों से मेरी तारुफ करवा रहा था। फलक की खुशी के खातिर मैं उस बेहयाई को बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन कोल्ड ड्रिंक का गिलास पीने के बाद मुझे कुछ भी याद नहीं रहा था कि मैं कहाँ की पार्टी और कौन सी पार्टी। मेरी आंख तो सुबह ही खुली थी। सुबह काफ़ी दिन ढल चुका था और दोपहर हो रही थी। मुलाजिम ने बताया कि फलक दफ्तर जा चुके हैं। मैं शावर लेने के लिए गई तो आज भी मेरे जिस्म पर कल की तरह निशान मौजूद थे। मेरा जिस्म पूरी तरह दर्द कर रहा था। मैं नहाकर निकली तो बिस्तर पर ही बैठ गई। थोड़ी देर बाद मुलाजिम ने आकर बताया कि रमेश साहब आपसे मिलने के लिए आए हैं। फलक का यह दोस्त तो मुझे पहले ही बिल्कुल पसंद नहीं आया था। अब फलक की गैर मौजूदगी में उसका यूँ हमारे घर आना मुझे कुछ अजीब लग रहा था। अच्छी तरह दुपट्टा ओढ़कर ड्राइंग रूम में गई तो रमेश मुझे देखकर खड़ा हो गया। मैं रमेश से बहुत दूर सोफे पर बैठ गई। रमेश की नज़रें मुझ पर छाई हुई थी और ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ कहना चाहता हो, लेकिन उससे पहले कि वह कोई बात करना चाहता अचानक फलक घर लौट आए थे। मेरे साथ रमेश को ड्राइंग रूम में रमेश को बैठा देखकर वह हैरान रह गए थे। रमेश फौरन कहने लगे कि रात में उसकी घड़ी तुम्हारे घर ही भूल गया था, इसीलिए मैंने सोचा कि जाकर घड़ी ले आता हूँ। रमेश की बात सुनकर फलक मुतमईन हो गए थे, लेकिन न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा था जैसे रमेश ने फलक से झूठ कहा हो। फलक ने मुलाजिम से रमेश की घड़ी ढूंढने को कहा था, लेकिन रमेश की घड़ी नहीं मिली थी। वह जिस तरह आया था उसी तरह वापस चला गया था। फलक अपनी कुछ ज़रूरी फाइल लेने के लिए घर आए थे। वह भी अपनी फाइल लेकर रमेश के पीछे ही घर से निकल गए थे और मैं सारा वक्त यही सोचती रह गई थी कि रमेश दिन के वक्त किस मकसद के तहत हमारे घर आया था, जबकि उसे अच्छी तरह मालूम था कि फलक इस वक्त घर पर नहीं होते। जब से हमारी हवेली पर पार्टियों का सिलसिला शुरू हुआ था, मेरा एक दिन भी सुकून से नहीं गुजरता था। सारी जिस्म में तकलीफ रहती थी और जिस्म पर निशानात तो अलग ही थे। फलक के दोस्तों का रवैया और रमेश की अजीब सी नज़रों से भी मुझे उलझन होती थी। रोज़ाना ही हवेली में पार्टी होती और रोज़ाना ही मेरा शौहर मुझे किसी नई हवेली दुल्हन की तरह तैयार करवाता। मुस्तकबिल तौर पर मैं बगैर दुपट्टे और बगैर आस्तीन वाले कपड़े पहन रही थी।
फलक ने मेरे लिए कुछ नए कपड़े भी लाए थे। उनके तो गले भी बहुत गहरे थे, मगर फलक की नाराजगी और उनका सख्त रवैया मुझे यह लिबास पहनने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन बात सिर्फ उन जोड़ों तक ही महदूद नहीं थी, बल्कि रोजाना मेरे होश खो देना और फिर सुबह उठकर अपने जिस्म पर निशानात का मिलना मेरे लिए बहुत ही अनोखी बात थी। उसी बात को लेकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी और जानना चाहती थी कि आखिर हर रात मेरे साथ क्या होता है। बहुत सोचने के बाद मुझे यही समझ आया कि हमेशा कोल्ड ड्रिंक का गिलास पीने के बाद ही बेहोश होती हूँ, इसलिए मुझे वह कोल्ड ड्रिंक का गिलास नहीं पीना चाहिए। मैंने जानबूझकर सारी कोल्ड ड्रिंक पूल में फेंक दी और खुद बेहोश होने का नाटक करते हुए फलक के बाहों में अपने बिस्तर तक पहुँच गई। फलक को कमरे से गए कुछ ही देर गुजरे थे कि जब साया कमरे में दाखिल हुआ और मेरे करीब आते ही उसने मुझे अपने बाजू में पकड़ लिया और न चाहते हुए भी मेरे हलक से एक जोरदार चीख निकल गई। आने वाला शख्स शायद मुझे बेहोश समझ रहा था और इसीलिए वह बौखलाकर पीछे हटा और मैंने टेबल पर रखे साइड लैंप को रोशन कर दिया। कमरे में अच्छी खासी रोशनी हो चुकी थी और यह देखकर मेरे होश बख्ता हो गए थे कि मेरे पास आने वाला शख्स कोई और नहीं, फलक का एक कारोबार दोस्त मंटू था, जिससे आज ही पार्टी में फलक ने मेरा तारुफ करवाया था। मंटू एक आधेड़ उम्र मर्द था और पार्टी में वह मुझे भाभी भाभी कहता मेरे आगे पीछे फिर रहा था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वह अपने दोस्त को धोखा देकर हमारे कमरे तक चला आएगा। मैंने मंटू को गुस्से में कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती अपने ही दोस्त के घर आकर उसके बीबी के साथ ऐसी गिरी हरकत करते हो। मेरी बात सुनकर मंटू ने एक जोरदार कहका लगाया और कहने लगा, मेरी जान तुम बहुत भोली हो और छोटी भी हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा शौहर रोज रोज या पार्टियां किस खुशी में रखता है? तुम्हारे हुस्न के जरिए अपने कारोबार को बढ़ा रहा है। मेरे साथ एक नए कारोबार में हिस्सेदार बनने के लिए ही उसने तुम्हें आज रात मेरे नाम किया है। हर रात कोई न कोई मर्द तुम्हारे बिस्तर तक आता है, क्योंकि उसके बदले तुम्हारा शौहर उस शख्स के साथ अपना कारोबारी मामूलात तय करता है। तुम्हारे शौहर के लिए तुम एक बीवी नहीं बल्कि कारोबार बढ़ाने वाली मशीन हो और वह तुम्हारे जिस्म को इसी मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। मंटू की बातों ने मेरे कदमों तले जमीन निकाल दी थी। फलक इस कदर बगैरत कैसे हो सकता था कि अपने कारोबार को बढ़ाने के खातिर वह अपने ही बीवी को बेच देता। लेकिन मैं मंटू की बातों पर एतबार कैसे न करती, क्योंकि यह फलक ही तो था जिसने पहले मेरा दुपट्टा उतरवाया और फिर मेरे कपड़ों को आहिस्ता आहिस्ता मॉडल नज्म के नाम पर कम करता चला गया। वह अपनी नाराजगी के जरिए मुझसे अपनी हर बात मनवाता चला गया और फिर मोहब्बत के नाम पर ब्लैकमेल होती गई। मंटू एक बार फिर मेरे करीब आ गया था, लेकिन उस दफा मैं होश में थी और अपने आप को बेआबरू होने से बचाना चाहती थी। मैंने साइड टेबल पर पड़ा मंटू के सर पर मारा और भागती हुई कमरे से बाहर निकल गई। मंटू का सर फट गया था और वह कमरे में ही गिरता चला गया। मैं हवेली पार करती हुई बाहर निकली तो यह देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गई कि मेरा शौहर किसी औरत के साथ रक्स में महर था और उन दोनों के दरमियान फासला न होने के बराबर था। मेरी हालत बहुत बुरी अबतर हो गई थी। उससे पहले कि मैं फलक तक पहुंचती, रमेश ने मुझे देख लिया और वह मेरे पास चला आया। रमेश ने मेरा हाथ कसकर पकड़ा और मुझे खींचते हुए एक कोने पर ले गया। मैं अपने हवास खो बैठी थी और जारो कतार रो रही थी। रमेश जान गया था कि मैं किस कारब से गुजर कर आ रही हूँ। वह कहने लगा कि नायरा, मैं उस दिन तुम्हें यही बात बताने तुम्हारे घर आया था कि फलक ने तुमसे शादी दरअसल अपनी मजमूम मकासूद के लिए की है। लेकिन उससे पहले कि मैं तुम्हें सच्चाई बताता, फलक न जाने कैसे घर चला आया था। फलक को पता नहीं कैसे अंदाजा हो गया था कि मैं तुमसे हमदर्दी करने लगा हूँ, इसीलिए फलक ने मुझे धमकाया कि तुमसे दूर रहूं, वरना वह मेरे कारोबार को खत्म कर देगा। लेकिन आज तुम्हारी हालत देखकर मुझे अंदाजा हो गया है कि तुम सारी सच्चाई खुद ही जान चुकी हो। तुम फलक की पहली बीवी नहीं हो। फलक पहले भी कई शादियां कर चुका है और वह हर दफा किसी गांव या छोटे इलाके से किसी गरीब लड़की को बीवी बनाकर लाता है और पार्टियों के नाम पर अपनी ही बीवी को गैर मर्दों के बिस्तर तक पहुंचा देता है। फलक की उन पार्टियों का मकसद ही अपनी बीवी को कारोबारी रईसों से मिलवाना होता है और फिर उनके साथ कारोबार करने की शर्त पर फलक अपनी बीवी उन्हें पेश करता है। तुम बहुत ही कम उम्र और मासूम थी। तुम्हारी आंखों की मासूमियत ने मुझे इस बात पर मजबूर कर दिया था कि मैं तुम्हें फलक की हकीकत से आगाह कर दूं। मैं जानबूझकर तुम्हारे घर आने की कोशिश कर रहा था कि
तुम्हें सारी हकीकत बता सकूं, लेकिन तुम मुझसे ही खौफजुदा होकर दूर भागने लगी। तुमसे पहले भी फलक अपनी बीवियों को इसी तरह इस्तेमाल करके फेंक चुका है, इसीलिए तुम्हारे लिए बेहतर यह है कि फलक के हाथों इस्तेमाल होने की बजाय तुम अपने गांव वापस चली जाओ। रमेश कह रहा था कि फलक इस वक्त पूरी तरह नशे में चूर है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे गांव छोड़ आता हूँ, फलक को बिल्कुल भी खबर नहीं होगी। मैंने रोते हुए रमेश से कहा कि वह मुझे मेरे माँ बाप के पास छोड़ दे। मेरे लिए दौलत बिल्कुल भी हैसियत नहीं रखती। मेरी इज्जत और मेरे रिश्ते सबसे अहम हैं। वह रमेश जिसे मैं बहुत ही बुरा समझती थी, वह मेरे लिए मसीहा साबित हुआ था। उसने फौरन ही मुझे अपने गाड़ी में बिठाया और सबकी नज़रों से छुपकर मुझे मेरे गांव तक पहुंचा दिया। मेरे माँ बाप फलक की हकीकत जानकर सकते में आ गए थे। वो सोच भी नहीं सकते थे कि बजाहिर पढ़ा लिखा रईस नजर आने वाला इंसान इस कदर घटिया हो सकता है। रमेश जाते हुए मुझे तसल्ली दी थी कि फलक कभी मुझे ढूंढने के लिए गांव नहीं आएगा, क्योंकि वह जान जाएगा कि तुम उसकी हकीकत से वाकिफ हो चुकी हो, इसीलिए उसकी हवेली से फरार हुई हो। मैंने रमेश का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया था। मुश्किल की घड़ी में वह मेरे लिए फरिश्ता साबित हुआ था, जिसने वापस मेरे माँ बाप तक पहुँचा दिया था। रमेश शहर के लिए निकल गया था और मैं अपनी माँ के आगोश में छुप गई थी। बीते हुए 15 दिनों में न जाने किस किस ने मेरे साथ रात गुजारी थी और कैसा सलूक किया था, मुझे कुछ याद नहीं था, लेकिन यह बात मैं कभी नहीं भूल सकती थी कि मोहब्बत के नाम पर मुझे इस्तेमाल किया गया था। मेरे माँ बाप ने फलक के बारे में छानबीन नहीं की थी, बस उसकी दौलत को देखकर मेरा रिश्ता दे दिया था और यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। रिश्तों को कभी भी दौलत के तराजू में नहीं तोलना चाहिए। किसी भी रिश्ते में मोहब्बत और इज्जत हमेशा दौलत से ज्यादा अहमियत रखती है। मैं बेआबरू होकर दोबारा अपने घर वापस चली आई थी, जहाँ मेरे माँ बाप ने एक दफा फिर मुझ पर इज्जत की चादर डाल दी थी। फलक जैसे शख्स को सजा दिलवाना मेरे दस्तारस में नहीं था, लेकिन मैं जानती थी कि खुदा की अदालत में एक ना एक दिन उसका हिसाब जरूर होगा। दोस्तों, कहानी पसंद आए ये तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। हम ऐसी कहानी आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।